फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर था जिसमें कि मोशन पढ़े थे और मोशन के साथ साथ हम लोगों ने हल्का फल्का कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में देख रहे थे। तो आइए थोड़ा सा दोबारा एक बार देख लेते हैं। पढ़ाई कहाँ तक थे? अच्छा, चलिए अब ये बताइए, तो आपसे हम ये पूछेंगे कि चाल बराबर जो होता है वो कौन सी होता है? वो होता है दूरी बटे समय। ये बात को बहुत बढ़िया से याद है। आपको बता देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बीपीएससी भी है ना, कभी कभी को ग्राफ भी पूछ लेता है। तो बार ग्राफ को मात्र 5 मिनट लगेगा। देखिएगा कि शीशा नहीं, इसलिए आवाज आ रहा है क्या बाहर से? हाँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको हम ये बता दें, ग्राफ जो है हर हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है। ये कब पढ़ रहे थे? जब आप गति नाम के चैप्टर को पढ़ रहे थे तब। एग्जाम्पल के लिए, अगर यहाँ पर अगर हम दूरी लिख दिए और यहाँ पे अगर हम समय लिख दिए, इसका मतलब इसके ऊपर जो हरकत होने वाला है, अच्छा ये आता है ये, चलिए इसके अंदर में जो भी हरकत होने वाला है, ये हरकत किसके बराबर होगा? वो होगा चाल के बराबर। अब पहले बात को समझिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर यहां पर समझ ली, यहां पे दे दिए 10, ये हो गया 20 सेकेंड, ये हो गया 30 सेकेंड, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। सेम टू सेम यहां पे भी कर देते हैं। ये हो गया 10 किलोमीटर क्योंकि दूरी है, ये हो गया 20 किलोमीटर, ये हो गया 30 किलोमीटर, मीटरों में दे सकता है, ये हो गया 40, ये हो गया 50। ये बात को याद रखिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बोले, अगर आपको ये क्वेश्चन बोल दे कि भैया कुछ भी हो जाए हमको ग्राफ बनाना है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर से अगर कोई ये बोल दे कि समय जो है ना 20 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड यहाँ पर होगा, 20 सेकंड यहाँ पे होगा। उसके बाद ये बोल दे दूरी जो हो रहा है वो 20 किलोमीटर हो रहा है, मतलब 20 किलोमीटर को जाने में 20 सेकंड लगता है, इसका मतलब मुख्य बिंदु यहाँ पर होगा। ऐसे करके मिला देंगे, ये ग्राफ किसका बन गया? तब चाल और बन गया, क्योंकि दूरी और समय लिखा हुआ है, तो दूरी और समय लिखा हुआ, तो याद कीजिए जैसे और दूरी हो गया। अगला ग्राफ ये बोलेगा कि 30 सेकंड में वो 30 किलोमीटर चल लेता है, इसका मतलब ये ग्राफ होगा। उसके बाद 40 सेकंड में 40 हो जाएगा, ये 40 यहां पहुंचा देते हैं, इसका मतलब ये ग्राफ उसका मूल बिंदु होगा। तो उसी हिसाब से हम ये बताना चाहते हैं आपको, लास्ट टॉपिक ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सब को अगर हम ऐसे करके मिला दें, ऐसे करके मिला दें, उसके बाद इसके बाद हम ये हरकत करने लगे, ये सब सभी चीज को मिटा दें, तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिया हुआ ग्राफ, जो दिया हुआ ग्राफ ये किसका ग्राफ है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन कहेगा समान चाल से बढ़ रही दूरी का ग्राफ है। ऑप्शन नंबर बी, समान चाल बढ़ रही है, चाल नहीं समय बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी, समान दूरी बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी, समान त्वरण बह रही है, यह बढ़ रही है। इसका आंसर क्या होगा? पहली बात भाई साहब आपको बता देते हैं कि त्वरण का यहाँ तो जिक्र ही नहीं हुआ है। आप कैसे मार दिए त्वरण को? जब भी होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसका मतलब जब भी आंसर होगा वो चाल वाला में से कोई होगा। अब ये बताइए इसका जो आंसर होगा ना, अब ये ध्यान क्या लिखा हुआ है? समान चाल से दूरी बढ़ रही है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब पहले ध्यान दीजिएगा, समान क्या बढ़ रहा है? समय बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। समान दूरी बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये तो होवे नहीं करेगा। होगा तब क्या, तो बतेबन करेंगे क्या होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर होगा ना वो होगा कि समान चाल से बढ़ रही है, समान चाल बढ़ रहा है। तो कहीं ऐसा है क्या? ये दूरी लगा दिया, इसलिए गलत हो जाएगा ये, है ना। अब ध्यान दीजिए क्या होगा। बात यहां पर ये है, यहां बढ़ा, फिर यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा। ये लाइन तब खींचा गया था जब इधरों बढ़ा था यहां मिल गया था, जब इधरों बढ़ा था यहां मिल गया था, जब इधरों बढ़ा था यहां मिल गया था। इसका मतलब दिया गया ग्राफ किसका? तो समान चाल से बढ़ती है।
मतलब कि समय भी बढ़ रहा है और दूरी भी बढ़ रहा है। और जहां समान बढ़े, दूरी बढ़े, और जहां समय बढ़े, तो बढ़ेगा क्या? चाल बढ़ेगा। अरे ये दोनों में कुछ हरकत हो गया, इसमें हरकत ना होगा, पक्का हरकत होगा। वही बात हम यहाँ कहना चाहते हैं। अब ये पक्का बना के दिखाइएगा। बताइए, को पहले विद्यार्थियों को बताइए पहले कि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? v-u/t। चलिए, कुछ तो याद हो गया ना? याद रखिए, ये जो फॉर्मूला होता है मूर्खवा भीषा में, ये वेग बटे समय होता है। जब आप नॉमेरिकल बनाएंगे तो वहां दिया रहेगा कि दो चाल का या दो वेग का अंतर दिया रहेगा, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, उसमें घटा दीजिएगा, समय से भागा दीजिएगा। अब ये बताइए, आपके सामने में अगर ये वाला ग्राफ बना दें, लिख देते हैं वेग, इसका मतलब भैया अब इसके ऊपर जो हरकत होगा, किसका हरकत होगा? त्वरण का होगा। अगर वही दूरी यहाँ पे लिखा होता, यहाँ समय लिखा था, वो चाल का हो जाता। समझे बात को? चलिए, अब समझ में आ गया लगता है आप लोग को। तो याद रखिएगा। अब बताइए, हम ये कहना चाहते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। अब बोलना, अगर कोई व्यक्ति अगर आया और ऐसे करके ग्राफ को बढ़ा दिया, अब क्वेश्चन पूछेगा कि दिया गया ग्राफ में क्या बढ़ रहा है? दिक्कत तो इस बात का है ना, जानते क्या हो रहा है? दिक्कत इस बात का है कि भैया खाली देखिएगा, यहाँ भी कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। भैया ये खाली वेग बढ़ रहा है, लेकिन समय एक के बिंदु पर कांस्टेंट है। मतलब दिया गया वेग में, दिया गया ग्राफ में खाली वेग बढ़ रहा है, और जहां दोनों बढ़ेगा तब ये त्वरण होगा। इसलिए कहीं ऑप्शन में पक्का जरूर लिखा होगा कि दिया गया ग्राफ किसका है? समान वेग से क्या बढ़ रहा है? खाली वेग बढ़ रहा है, न समय बढ़ रहा है, न त्वरण बढ़ रहा है, क्योंकि ये स्थिर रह गया। अगर यही चीज सेम टू सेम उल्टा कर देता, यही सेम टू सेम उल्टा कर देता और हम आपको यहाँ पे ऐसे करके दे देते हैं, तो बताइए क्या होता? खाली भैया समय बढ़ रहा है, पहले 20 था, 30 था, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके जाएगा। लेकिन ये बताइए नहीं तो यहीं पे स्थिर हो गया। इसका मतलब ई वाला ग्राफ किसका होगा? खाली समान चाल से समान समय बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ऐसे खींच दिया भैया त्वरण बढ़ रहा है, क्योंकि वेग बढ़ाता, समय बढ़ाता, तब ये ऐसा हुआ था। ये रेयर केस का क्वेश्चन है बीपीएससी का। समझे बात को? आपको हर हमेशा जो क्वेश्चन जो भी पूछेगा ना, वो थ्योरी से क्वेश्चन पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। समझे बात को? आइए अब ध्यान दीजिए, अब जो जो पढ़ा दिए थे उसको यहां से अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। चलिए, पिछले क्लास में जो पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे कार्य पढ़ा रहे थे, ऊर्जा पढ़ा रहे थे, और शक्ति पढ़ा रहे थे। आप किसी का भी कोनो नोट्स निकालें, अगर आपको लगता है कि हम इसका भी उसका भी देखते हैं तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, एकदम सफिशिएंट है। आराम से पढ़ें और बेहतर होगा, है ना? टेंशन नहीं लेना किसी साइंस को लेकर, ठीक है? चलिए, आपको बता देते हैं कार्य के बारे में। आपको साइंस समझ में आती है ना? है? बताओ ना जी। हाँ, देखना थोड़ा सा, है ना? क्योंकि हमको जैसे देवराज सर बोले थे, बस एक बार में हम हाँ कर दिए थे। बाद में कि यहाँ फैकल्टी में जो जो भी आते हैं उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन देवराज सर ने कहा कि साइंस आप ही को पढ़ाना, ना समझे? यहाँ तक कि हम देवराज सर को ये बोल सकते थे कि हमको हिस्ट्री पढ़ाने आती है, हमको भी हिस्ट्री भी दे दीजिए आप, ज्योग्राफी भी दे दीजिए आप। हम बता दिए थे कि कार्य मतलब भैया डब्ल्यू, वर्क, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर बल गुना कौन चीज? बल गुना विस्थापन। मतलब कि भैया एफ इंटू एस नहीं होता है, जब बल में जब विस्थापन से गुना कर देंगे तो कौन सी हो जाएगा? कार निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए, जहां पर थीटा बन जाता है ना, तो वहां पर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा लगा देते हैं। अगर मिस्टेक से खुदा ने खास्ता आपको एंगल दे दिया, एंगल जैसे दे दिया खाली मान रख दीजिएगा। सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए, अगर कोई रामू 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, बल लगाने से वह वस्तु 3 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, 3 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, इसके बीच में वह 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? यही क्वेश्चन पूछेगा। तो कुछ न भैया, W बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ का मान दिया है, बल का मान दिया है 10 दिया है, विस्थापन खिसक गया है 3 का दिया है। अब कॉस 30 डिग्री का मान पता है कितना होता है? ये होता है ये, अरे कॉस 30 डिग्री लिख दिए, इसका मतलब 10 गुना 3 कितना मान होता है इसका? ठीक ना? कटा दीजिएगा,
5 हो गया, कितना हो गया? इन्होंने मतलब 15 मीटर जल्दी क्या किया, मैंने 15 मिनट क्या किया, वो कार्य किया। लेकिन आपको न्यूमेरिकल पोर्शन वो नहीं पूछता है। अगर वो दे तो आराम से आप निकालने के लिए पूछ सकते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अगला हम बात करते हैं। याद रखिएगा, कार्य जो होता है ये पक्का बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो कार्य होता है ना, कभी कभी धनात्मक हो जाता है, कभी कभी ये किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है, और कभी कभी किया हुआ कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है या जीरो हो जाता है। अब बात को समझिए, क्या सर जी कार्य प्लस माइनस जीरो कैसे हो रहा है? मतलब बात को समझिए, अगर समझ लीजिएगा कि जिस वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, ये सब मेरे सामने बोर्ड लगा हुआ है, पोडियम लगा हुआ है, इसको ढकेलें और जिधर ढकेलें उधरे वस्तु विस्थापित कर गया, इसका मतलब किया गया कार्य कौन सी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे जिधर ढकेलें उधरे ढकला गया, और जैसे ढकला कौन सी होगा, पॉजिटिव। लेकिन ढकेले पीछे और आ गया आगे। अभी हम चल रहे हैं आगे, मेरा पैर उठ रहा है पीछे, मतलब घर्षण हो रहा है पीछे। अगर पीछे की तरफ उठ रहा था, हमको पीछे की तरफ चलना चाहिए था, लेकिन याद कि हम आगे की तरफ चल रहे हैं। मतलब चलने में हमेशा घर्षण पीछे की ओर करता है, घर्षण लग रहा है पीछे, चल रहे हैं आगे। इसका मतलब क्या किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। समझे बात को? और याद किया, जहां पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है ना, किया गया कार्य पंची होता है, शून्य होता है। इसलिए कल कुली सामान उठा के लेके जा रहा था और उसके फर्श के साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा था, और कोस 90 का मान जीरो होता है। अगर कोई कोट जीरो होगा तो पूरे जीरो नहीं कर देगा। तो इसलिए किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होता है, शून्य। ये तीनों कंडीशन में होता है। इस बात को बेहतरीन से याद कर लीजिएगा। अगला इसमें कुछ चून है। अब ध्यान दीजिए, अगला पढ़ा रहे हैं ऊर्जा। बता दिए थे कि कार्य करने की क्षमता को, क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिए, क्षमता कितना, कैपेसिटी, बैठने का कितना कैपेसिटी, वो क्षमता को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, तो क्षमता की ऊर्जा जो होता है ना, दुनिया में बहुत सारी ऊर्जा है। जैसे भी हाथ से कलम को अगर पकड़े हैं मार्कर, इसको मार्कर को, इसमें मेरा बाजू काम कर रहा है, मतलब पेशीय ऊर्जा काम कर रहा है। अभी इस माइक्रोफोन में इसमें बैटरी है, इसमें रासायनिक ऊर्जा लगा हुआ है, ना समझे? पंखा है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा लगा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी ही ऊर्जा होती है जिसका यूज हम लोग आम जीवन में करते हैं। तो याद रहे, सबसे बेहतर बात यहाँ पर यह हो जाती है कि बहुत सारा ऊर्जा तो है, लेकिन भैया याद रखिएगा, सबसे बेहतर ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा कौन सा होता है, ये होता है गतिज ऊर्जा। तो याद रखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, ये mgh होता है। इसका मतलब कोई वस्तु स्थितिज में होगा तो पक्का एच पे डिपेंड करेगा, साथ साथ में उसके बाद एम पे भी डिपेंड करेगा। एम मतलब मास, कितना भारी है कितना हल्का है। अगर ये बात पे डिपेंड कर जाए तो बात को बहुत बेहतरीन से समझ के जाना, बहुत बढ़िया लगेगा। तो याद रखिए mgh, इसका मतलब अगर कोई सोनू है और सोनू क्या कर रहा है, 10 केजी का उसका 50 केजी का वजन है, और जी का मान तो भैया कांस्टेंट है, ये पहले ये से 9.8 हो गया करता है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए 10 का इस्तेमाल करते हैं, तो 10 कर दीजिएगा। और जितना हाइट पे चढ़ेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया DTA, याद रखिएगा, जब यहाँ टीचिंग सेंटर ये होता है जी, DTC क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एकेडमी, हाँ DTA एकेडमी, इसके अच्छा वो इधर लिखा हुआ। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी DTA का कोई छात्र अगर ऊपर आता पढ़ाई करने के लिए, एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर का है, आराम से समझो, एक सीढ़ी की ऊंचाई 2 मीटर का है, और ऐसा ऐसा वो 50 सीढ़ी चढ़ रहा है। तो भैया पहले था पहला मंजिला पे और अब आ गए तीसरा मंजिला पे, तो ऊंचाई तो कुछ हुई ना, तो कुछ ना भैया 50 सीढ़ी था, 200 गुना कर दिए, इसका मतलब तकरीबन कितना हो गया, 100 मीटर का क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। आपका वजन हो गया 60 एग्जाम्पल के लिए। और जैसे मान लिया जी का मान 10 होता है, भैया कुछ न गुना कर दीजिए, जितना मान निकलेगा क्या निकलेगा, स्थितिज ऊर्जा निकलेगा। एम का मान, जी का मान, एच का मान गुना भाग कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। आपको बता दिए थे कि एच का मान पकड़ने के लिए, एच का मान पकड़ने के लिए ये सब बात को बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। तो कैसे कैसे याद होगा सर जी, तो आपको हम बता दिए थे कि अगर कहीं पर बांध है, अब बांध में अगर पानी जमा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन छोड़ा नहीं है उसको, लटका हुआ पंखा में स्थितिज ऊर्जा है, स्टेज पे सर खड़ा है स्थितिज ऊर्जा है, ना समझे? तो याद रखिए, ये सब बातें जो होती है ये किसका एग्जाम्पल होता है, लेकिन गतिज का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है 12 mv²। समझे बात को? आराम निश्चिंत रूप से पढ़िए,
कितनों आयोग बोले कि ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा क्वेश्चन पूछेंगे। भारी होगा तो सभ्य के लिए भारी होगा, हल्का होगा सभ्य के लिए हल्का होगा, ना समझे। अगर हल्का हो गया तो कटअप भैया ज्यादा जाएगा, अब भारी हो गया तो कुछ ना इत्मीनान से पहले फर्स्ट राउंड में जितना बन जाए उतने पहले बनाना है। उसके बाद एकदम वैसा क्वेश्चन को रंगना ही नहीं है जिसका हमको कोई आइडिया ही नहीं है। निगेटिव में जाओगे बहुत पीछे चल जाओगे, जितना कम निगेटिव लोगे उतना अधिक नंबर आएगा। फिर देखना कि सर जी स्कोरिंग मेरा नहीं हो रहा था, तब रिस्क लेना अति आवश्यक है। आप रंगने के लिए गए थे लेकिन बहुत कम रंगाई हो रहा है, आपका तैयारी डाउन चल रहा है, उसमें आप 10-15 क्वेश्चन को रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि निगेटिव जो है वो 5 पे ना जी 4 पे, तो 4 पे निगेटिव उतना खतरनाक नहीं होता। खतरनाक तो होता रेलवे का निगेटिव, 3 गलती करता है, ये वो काट लेता है, ना समझे, तो दिक्कत होता है उसमें। तो इसमें बड़ा कोई चिंताजनक उतनी बड़ी खास बात नहीं है। लेकिन बात तो यहाँ पर यह है ना कि जो जिसका तैयारी है उसका तो ठीक है बात है, बाद में चिंता है, ना समझे। जिंदगी में हर का दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है, दुख का कोई इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तब 4 कदम ही में कहा था, है ना। इसीलिए याद कि भैया दुनिया में सभ्य को दुख है ना। चलिए, तो हाफ mv स्क्वायर, ये जो v होता है ये वेग होता है, मतलब किसमें का वेग वस्तु अगर ये v चाल से चल रही है तो समझ लीजिए उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। अब हम लोग को बता देते हैं, अब भैया आपको याद करना होगा कि ऊर्जा किसमें बदलता है। एग्जाम्पल के लिए हम ये बोलेंगे कि ये बताइए तो ये जो स्पीकर बज रहा है क्लास में, स्पीकर में क्या ले रहा है, स्पीकर को दे रहे हैं विद्युत, जिसमें दिए करंट, तब आपको क्या दिया, ये दिया भैया ध्वनि ऊर्जा। इसका मतलब विद्युत को क्या कर दिया, वो ध्वनि ऊर्जा में बदल दिया। ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अगला लिखा हुआ है मोमबत्ती, अगला लिखा हुआ है मोमबत्ती। आपको बता देते हैं, केमिस्ट्री दौरान ही पढ़ेंगे आप, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे कि दो होता है, होता है रासायनिक परिवर्तन, दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो याद रखिएगा, ये जो मोमबत्ती है ना, जब शुरुआती में रहता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा में रहता है, उसमें ये रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देता है, ये बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। समझे बात को, प्रकाश दीजिएगा ना आपको हल्का पल्का उष्मा भी दे देगा, नहीं देता है, हीट लगता है बगल में। देखिए बल्ब लिखा हुआ है तो विद्युत बल्ब लिखा हुआ है भैया, इसमें करंट न दिए जी, तो याद, ये करंट को कहते हैं विद्युत। अब भैया कौन सी दे रहा है आपको, बोलो प्रकाश दे रहा है, तो ये भैया बदल गया प्रकाश ऊर्जा में। तो हमको लगता है ये सब याद न कर लीजिएगा, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए हमारे जो माइक में जो विद्युत सेल लगा हुआ है, सेल में कौन ऊर्जा होगा, बोलो रासायनिक ऊर्जा ना होगा इसमें, तो बताइए रासायनिक ऊर्जा कौन ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। भैया सेल है, ये क्या देता है आपको, विद्युत देता है, करंट दिया तभी ना इसमें करंट आया जी। बैटरी जो लगा है वहां बड़का टाका करंट लगा हुआ तभी इसमें पूरा करंट दिया, तब जाके पूरा करंट फैला हुआ है। इसका मतलब यह विद्युत न दे रहा है, ये विद्युत ऊर्जा दे रहा है ना। तब आपके रूम में पंखा चलता है, बोर्ड चलता है, पूरा सिस्टम चलता है। तो कहीं ना कहीं याद रखिए, इस सब सारा कहानी को याद न कर लीजिएगा, इसको पूरा बढ़िया से याद कर लेना। आपको ये आसान चीज है लेकिन ये भारी चीज है, समझे बात को, ये अलग चीज है थोड़ा सा, ये अलग चीज है। विद्यार्थी पूरा खोल के पढ़ना सब याद कर रहा होगा और आपको भी याद करना नहीं होगा, मतलब करना ही होगा। अगर आप याद करने में अगर पीछे हो गए तो कोई और याद करेगा और रिजल्ट उनका हो जाएगा, समझे बात को। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, देखना होगा। आइए देख लें अगला बात, जिसका नाम है शक्ति। चलिए बताए थे कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बोलन जी, अरे ऊर्जान कहते हैं जी। कैसे करते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, मतलब जो चीज लिख दिए वही होगा, ऊपर में लिखा हुआ है देव्यांश वो बोल दो। एकदम बहुत खतरनाक आदमी सब है, याद रखिएगा, ऐसे मत करिए। कार्य करने की दर को ना समझे, याद रखिएगा, यही तो भैया दर कहां काम करेगा, भैया बीपीएससी सुपर टेट, ना समझे। आपको बता देते हैं क्वेश्चन में वहां सबको आएगा, लेकिन जिसका समय मैनेज होगा उसी का भैया अधिक नंबर आएगा। दर का मतलब होता है समय को देखना, जो समय को देख के वहां काम करेगा वो आगे निकल जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो बीपीएससी का फॉर्म भरा है, जो कोचिंग पढ़ने के लिए जाता है, सबको जानता है। एग्जाम्पल के लिए आप ही वो विद्यार्थी होंगे जो क्वेश्चन आता होगा तब बोलते होंगे कि माना कि राम की आयु x,
हेनॉक बने बहुत नंबर है था नहीं है ना, कईयों नंबर नहीं सुनाएगा। आइए के तो क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट लग जाएगा। और कंपटीशन नियम यही कहता है कि 1 मिनट से अधिक समय नहीं देना, है ना। ऐसा नहीं कि बौला हो जाना कौन बनाइयो पहले, ना समझे हैं, वो दिक्कत है। तो याद रखिएगा। तो भैया कार्य करने का दर, इसका मतलब ये बताइए, कार्य जो करिएगा तो टीएम ना करिएगा, आपका जो पावर है कि जी सर जी हम 100 क्वेश्चन को 1 घंटा में बना लेंगे, तो 1 घंटा क्या समय है जी। तो ये बताइए टी जो काम कर रहे हैं तो डब्लू न करिएगा, डब्लू मतलब कार्य। तो याद, इसका मतलब 1 सेकंड में क्या होगा, डब्लू बटे टी ना होगा। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है पी फॉर पावर, मतलब शक्ति। तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो P बराबर W बटे टी नहीं होता है, होबे करेगा। अब ये बताइए, हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो खतरनाक आदमी होता है, आदमी ने जानवर, जिसका नाम है हॉर्स, घोड़ा, ना समझे। तो हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर नहीं होता है, तो याद गई, यही तो भैया होता है 746 वाट। ये पुरनका तुरनका सब क्वेश्चन यही पर निकलेगा। अब ये बताओ, परीक्षा में बहुत बढ़िया से आया हुआ है, ना समझे, एकदम आराम से 27-28 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था मेरा बुदरू 32 में। तो कौन एंगल से खराब सॉल्व किया, 2-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम ही खुद पिछला गलती कर दिए थे बच्चा को बताने में, वही नोड और इंटर नोड वाला, ना समझे, मतलब वो वाला सही हो जाता उसका, लड़की का, ना समझे। 27-28 क्वेश्चन बताइए, 27 क्वेश्चन जो सही बना रहा है, मतलब भैया आराम से कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन भैया उसके लिए थोड़ा सा पिछलका बेसिक भी बढ़िया होना चाहिए। इन इंटर में पढ़े हैं, आर्ट्स यहाँ पढ़ रहे हैं भैया, दूसरा चीज साइड साइंस ऊर्जा की हो जो, ना समझे, दिक्कत ना होगा। अब ये बताइए, हम ये पूछना चाहते हैं, आप जो कोनो काम करते हैं ना, अभी जस्ट याद किए थे कि काम बराबर कौन सी होता है, काम बराबर होता है एफ इंटू एस, ना होता है। मतलब कि डब्ल्यू बराबर ई लिख सकते हैं, बटे से खाली कर देंगे। इसका मतलब शक्ति बराबर आप कभी कभी यो लिख सकते हैं, है ना। 3 गो कथन देगा फिजिक्स में, कौन सा कथन सही है, तो यो सही हो जाता है। अभी जो आपको बताएं एग्जांपल फार्मूला पक्का पे चढ़ने का, सीढ़ी पे, है ना, ये क्वेश्चन शक्ति से ही आता है कि कोई व्यक्ति 3 मंजिला पे तुरते चढ़ जाता है 10 सेकंड में, उसकी शक्ति क्या होगी, सीढ़ी का चौड़ाई याद पता होना चाहिए तभी ना जी। तो याद रखिए, ये डब्ल्यू जो होता है ना, डब्ल्यू उस समय कार्य करने के लिए ऊंचाई के अनुसार ये बदल जाता है स्थिति ऊर्जा की तरफ, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है mgh। ये हो गया डब्ल्यू के बराबर, और नीचे में टी है, ये है। इसका मतलब यो सही है, यो सही है, और यो सही है। बात समझ में क्या, माथा बसिया रहा है, नहीं ना। तो याद रखिएगा इस सब बात को, नहीं देखता कि फॉर्मूला हो की करे ऐसे मत करिए, है ना। चलिए, तो याद रखिएगा, तो शक्ति बराबर ई भैया फॉर्मूला हो गया। सारा काम जो होता है ना इसी पर होता है, दिया रहेगा कि कोई सोनू है, वो जानते क्या कर रहा है, वो 10 न्यूटन का बल का काम कर रहा है, मतलब जूल का काम कर रहा है। वाट मतलब इसका ये वर्क मतलब जूल करेगा, क्योंकि कार का मतलब कौन सी होता है, जूल में होता है। तो जूल में दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तो न बना दोगे, अरे खाली बटे कर देना कि क्वेश्चन बनवा दें, क्वेश्चन बनवा दें, हाँ बनवा देंगे, तब लिखो। लिखो तो 2-3 तो लिख लीजिए, लेकिन आपको ये पूछेगा नहीं, आपको हम पहले ये बता दिए, खाली कहे काहे लिख बनाइए चुपचाप, कहे तब छोड़ दीजिए। कैसे नहीं, एकदम शॉर्टकट में एकदम भागना चाहती है एकदम हल्का हुआ बनाते हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, 60 kg का आनंद
हाँ, हो गया। हम ही 60, मेरा ऐसे मेरा वजन जो है ना 64 किलो। 60 kg का आनंद 2 मीटर की ऊंचाई, 2 मीटर की ऊंचाई, ऊंचाई ने, हाँ ठीक है ऊंचाई है ऊंची, 15 सीढ़ी चढ़ता है, 15 सीढ़ी चढ़ता है, 15 सीढ़ी चढ़ता है, तो कार्य बताएं, तो कार्य बताएं। एकदम हल्का हुआ है, हल्का हुआ में लगा देना क्या, MGH लगाइए फटाक से। दो चार को बनाइए, तिंडा माथा फ्री हो जाएगा, जाम लग गया होगा। मैथ पढ़ते हैं जी, सर पढ़ाते ना, नहीं आते मोनूला सर, मोनू सर 1.5 से 2.5। अच्छा ये हिमांशु सर आधा घंटा पढ़ाते हैं। हाँ 2 बार पढ़ाते हैं। 1850 ग्राम, 1800 जूल, नहीं लगा नहीं। अरे कार का ऐसा ही मात्रक पूछा तो उसका जूल होता है, तो जूल लगाओगे, नहीं जानते हैं, कितना आराम से बोल, नहीं बनाई ये चीज जी सबको। भैया 60 दिया है आनंद का वजन, जी का मान 10 होता है, और एच का मान कितना दिया, 15 सीढ़ी है, 2 मीटर की ऊंचाई है, तो 15 दूना 30 हो गया। तो कुछ ना भैया 60 गुना 10, 600, 600 1800। एक और बनाइए एकदम हल्का हुआ, हल्का हुआ बनाइए। लिखिए 75 kg का एक व्यक्ति, उगला छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन लो, बना दो तुरंत, दूसरा क्वेश्चन लो। एक मोटर, एक मोटर, वो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। एक मोटर 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है, 800 जूल कार्य कर देता है, तो शक्ति ज्ञात करें, तो शक्ति ज्ञात करें। कितना, 80। देखिए तो कितना तेज हैं आप लोग, झुकते पूछेगा भोक्सा समझते हैं अपने आप। लगाइए ना जी, P बराबर W/T बना आपका। चलिए न्यूटन बन गए होंगे आप लोग, ना बने, इधर न्यूटनी। चलिए अब बना लीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। समझ में आ गया ना कौन सी करेगा परीक्षा में। चलिए आइए समझिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझते हैं, अलग सा टॉपिक है ये, तरंग के बारे में। याद रखिएगा, ये जो तरंग होता है, तरंग किसको कहते हैं, आवृत्ति को, कुछ कुछ बोल देती है, आवाज को, वाइब्रेशन को। हाँ ये ठीक है, वाइब्रेशन चल सकता है ना। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया से गाना सुने होंगे, ठहरे हुए पानी में कंकर न मारो ए सावरिया, सुने हैं ना, सुने नहीं तो हलचल सी मच जाएगी, ना सुने गाना, क्या सुनते जी आप लोग, गाना वाना भी सुना करो, दिमाग फ्रेश होगा, है ना। तो फिर बौखला जाओगे तो फिर परीक्षा में एक बाकी है, अभी ये बहुत दिक्कत है। चलो अब ध्यान दो, ये भैया पानी है, मार दिए कंकर पत्थर इसमें, और जब पत्थर मारिएगा ना, तो पत्थर मारने बाद पानी ऐसे ऐसे करता है ना, समझे। तो याद यही जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, इसी को तरंग कहते हैं। इन्हें गाना लिख के चले आना वहां, ना समझे।
मतलब यहां पर यह हो गया कि तरल पदार्थ में अगर किसी प्रकार का विक्षोभ पैदा हो गया, डिस्टरबेंस पैदा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, समझे बात को। पहला जो होता है पढ़ा दिए हैं, कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग बताओ कोई क्या है, बताओ तो। विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको है? ऐसे कहा करते हैं जी? प्रकाश को कहते हैं। तो एग्जाम्पल ना हुआ जी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, क्या बोले? मीथेन गैस होता कुछ भी नहीं बताओगे। प्रकाश से जो गिरता है तो सब, हाँ है, उल्टा बोल दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, तरंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, और दूसरा जो होता है वो होता है यांत्रिक तरंग। ध्यान दो तो ईटा, भले आप लोग न्यूटन में बनिए, यहीं पढ़िए। अब ध्यान समझिए, कहना क्या चाहते हैं हम। ये बोल रहे हैं कि पढ़ा दिए हैं आपको प्रकाश, और ये बता दिए थे कि जिसको चलने के लिए किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब बहुत बढ़िया से पढ़ लिए हैं कि माध्यम का मतलब भैया ठोस, इसका पढ़ लिए हैं द्रव, इसका पढ़ लिए हैं गैस, नहीं पढ़े हैं? तो ठोस द्रव गैस में तो चलबे करेगा ही। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, यह निर्वातों में चलेगा। ये बात को बहुत बढ़िया से ध्यान देना। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरंग में चलने में किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको यांत्रिक तरंग कहते हैं। और ये जानते क्या होता है? माध्यम में ये चलेगा ठोस, ये चलेगा द्रव, और ये चलेगा गैस। ये निर्वात में नहीं चलेगा, समझे बात को। तो इसके हिसाब से हम लोग दो भागों में पढ़े थे। पहला का नाम पढ़ेंगे अभी, जिसका नाम होगा अनुप्रस्थ, और दूसरा का नाम होगा जिसका नाम होगा अनुदैर्घ्य। समझे बात को। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य ये यांत्रिक कण के दो भाग होते हैं, तो यही हमको पढ़ना होगा। तो आइए याद करिएगा, आप बहुत बढ़िया से याद कर चुके होंगे कि प्रकाश जो है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण है कि नहीं है? तो सर जी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज है, ये समझ लीजिए, ये कोई विकेट है, गड़ा हुआ किला टाइप का, कील टाइप का, इसमें डोरी गांथा हुआ है। लेकिन जब डोरी को कोई अगला आदमी आता है और जोर से हिला देता है, ये तरंग पैदा हो गया। पहली बात, पहले ये रस्सी यहां पर होगा, तब ना उठाकर यहां पे होगा। तो याद रखिए, इसके बाद देख लीजिएगा, यहां पे कोई ऊंचाई होगा, तो ये ऊंचाई जो हुआ है ना, तो जानते क्या होता है? हमारे समझ 90 डिग्री का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जहां पर लंबवत होने लगे, 90 डिग्री होने लगे, तो ऐसे एंगल वाला को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो याद रखिएगा, जहां 90 डिग्री हो, एग्जांपल के लिए ये हो गया, ये हो गया, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी, यहां भी, यहां भी, फिर यहां भी, तो यहां भी। समझे बात को। तो ये सब क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। अब प्रकाश ऐसा ही होता है, प्रकाश हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात तो जानते हैं ना आप, प्रकाश हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात को बहुत बेहतरीन से पढ़ चुके हैं आप। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगला जो है, अगला का नाम है अनुदैर्घ्य। ये अनुदैर्घ्य कौन सी होता है? अगर कोई किरणें अगर आपको समांतर रूप से चलता हो, अभी आपको हम बोल रहे हैं हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, नहीं समझे, और आपके कानों पर आवाज गई, ये हेलो हेलो गया कैसे? तो याद है, एक हेलो दूसरे हेलो को धक्का मारा होगा, मेरी आवाजें किसी और बात को धक्का मारा होगा, धक्का मारने के साथ साथ आपके कानों तक पहुंची होगी। तो जो ऐसे समांतर ग्रुप में पहुंचती है ना, वो अनुदैर्घ्य होता है। तो हेलो हेलो कौन सी था? ध्वनि था। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता कि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। नहीं पाओगे? चलो अब ध्यान दो, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से ध्वनि के आधार पर, ध्वनि के आधार पर तरंग को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, सभ्य को याद होगा। जैसे कि सर जी क्या, तो बहुत बढ़िया से पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है, अरे
जिसका नाम होता है श्रव्य तरंगे। पढ़े ना आप लोग। दूसरा जो नाम होता है ये होता है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग अब बहुत बढ़िया से याद कर देंगे। श्रव्य तरंग किसको कहते हैं? जिसकी भैया आवृत्ति जो है ना 20 हर्ट्ज से लेकर कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक हो, उसको क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। अब बहुत बढ़िया से बता देते हैं आपको कि जानते हैं यही वाला तरंग को हम लोग का कौन जो है ना सुन सकता है। अभी जो आपका कौन सुन रहा है ना, तो इतना तरंग का मेरे भी माइक्रोफोन से भी आवाज जा रहा होगा, इसीलिए आप सुन लेते हैं। अभी पूरा आवाज कम कर देते हैं। आवाज जैसे कम कर देंगे पूरे पिछल का आदमी को नहीं सुना देगा। मतलब इसका अंदर समझ लीजिएगा कि अरे बुच्ची बुच्ची सुना दे रहा होगा, है ना। अब ये बताइए जैसे जानते क्या हो गया, कौन तक आवाज इसीलिए गई पाया था कि मेरे मुंह से इतना आवाज निकल ही नहीं रहा था। इसीलिए इसका मतलब मानव का जो कान सुनता है ना वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनता है। हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर मानव के कान पर अगर 22,000 हर्ट्ज का अगर ध्वनि दे देंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 चदरा फट जाएगा। दूसरा नंबर 2 बहरा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 कान में दर्द उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं होगा। बोलिए। एक नंबर में कौन कौन है चदरा फट जाएगा? कोई है? नहीं। ये बहरा हो जाएगा। कोई बहरा हो जाएगा। कान में दर्द उठ जाएगा। दोनों में है। याद रखिएगा। हाँ भैया, ऐसा ध्वनि जो सुनेगा ना उसको कुछ नहीं होगा। अरे तुम सुन ये नहीं पाओगे। गजब, इसा बहरा होने लगा खनी है। ये ना बोला कि बुझाउल क्वेश्चन नहीं ना समझे। हाँ, डीजे जो बजता है ना, डीजे में मात्र 110 तक बजता है। आपसे हम साधारण रूप से जो बात कर रहे हैं ना, ये जो आपसे बात कर रहे हैं, इस माइक्रोफोन के द्वारा सिर्फ 40 डेसिबल का शोर हो रहा है। समझे बात को? इसलिए आराम से सुन लेते हैं। अगर चिल्ला के बोलेंगे तोरन तरन तरन, ये 70 पे पहुंच गया अभी, ना समझे। अब बहुत बढ़िया से जानते हैं दुनिया का स्वास्थ्य का मालिक जिसका नाम है WHO, उनका ये कहना है कि आपके कान पर ध्वनि ओनली फॉर 80 तक होना चाहिए, उससे ज्यादा आपका कान नहीं सुन सकता है। समझे बात को? इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी बार बार ईयरफोन लगा के फुल ईयरफोन को 1 घंटा से अधिक सुन रहा है तो कान पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये, अब ये क्या लगता है आपको? इतना सा बोले ना, ये 75 पे चल रहा है, अभी और वॉल्यूम वहां से बढ़ा देंगे मशीन से, ये 80 पे चल जाएगा, तो आपको क्या मेरी बातें समझ में नहीं आएगी? आपको आएगा। वहां फुल वॉल्यूम कर देंगे, वहां 100 तक लेते जाएंगे, फिर भी आपको समझ में आएगा और सुनाई भी देगा। तो WHO ने कहा है कि आदमी 120 तक सुन सकता है डेसिबल के मामले में। समझे बात को? लेकिन याद है उसका कान को स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ 80 डेसिबल के नीचे चाहिए। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण बातचीत में कितना डेसिबल का शोर होना चाहिए, तो हर में से 80, 30 से 35। समझे बात को? एकदम फुसुर फुसुर टाइप का। समझे बात को? इतने सा होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए अब ये बताइए, इतने से आप सुनिएगा और कौन पे दे देंगे ढेरी, तो कौन सुनिएगा? नहीं ना। और डीजे जो बजता है 110 पे बजता है, तो डीजे में समझ में नहीं आता है, कैसे नाचता लोग हैं? समझ में आता तभी ना जी। इसका मतलब याद रखिएगा है, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है ना समझे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुबह ये आया है घर में डीजे, कोई काम धंधा तो नाच नहीं है, बिजी है, अगला दिन जो माथा दर्द पकड़ेगा ना उस सब निकल जाएगा भागलपुर लगाने वाला, नहीं समझे। बहुत दिक्कत है फिर, नहीं समझे, बहुत बड़ा परेशानी है, माथा पूरा खतरनाक धर लेगा। इसलिए देखते हैं मोबाइल में जब ईयरफोन लगा के जब गाना सुनते होंगे ना, जब 50 जब अधिक करते होंगे ना, कुछ आता होगा अंग्रेजी में लिखा हुआ, पढ़ते हैं उसको कहियो आज तक? कोई नहीं पढ़ता होगा। तूते वो के रू फुल वॉल्यूम है, अंग्रेजी में कोई नहीं पढ़ता है, झूठ नहीं बोली है ना। हम तो आज तक नहीं पढ़े, एक बार क्या बहुत बार पढ़ने का प्रयास भी किया कि क्या लिखा हुआ, फिर समझ में नहीं आता है। इसमें समझ लीजिए वो ये दर्शा रहा है कि आपका ये से ध्वनि यहाँ से जब बढ़ते हैं आपके कान पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन कौन देखता है? नहीं, सीधा सुना दे अभी, ना समझे, बस खत्म हो जाता है। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए 50% पर गाना सुनना चाहते हैं ईयरफोन से तो 4.5 घंटा 5 घंटा तक सुन सकते हैं। फुल वॉल्यूम मोबाइल का सुनना चाहते थे सिर्फ 2 घंटा।
2 घंटा तक अगर फुल वॉल्यूम में भी सुन लिया आप गाना तो आपके कान पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं उसके बाद मौत माने, आपका कान का जो अंदर जो हिस्सा होगा, फिजिक्स में हम ही पढ़ाएंगे, याद रखिए क्या पूरी नसें फूल जाएगी, दर्द होगा, तनाव खतरनाक होगा। तो टिकिया खाइएगा, माथा दर्द होवे करेगा। टिकिया मतलब दवा है, नहीं समझे? तो याद रखिएगा, ये सब खाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ये बात को ध्यान लीजिएगा। इसका मतलब यही बात कहा है WHO ने कि देखिए आप लोग सुधर जाइए, अंग्रेजी कम से कम पढ़ा करिए मोबाइल का। देखिए तो यही हम लोग सुन सकते हैं। दूसरा जो होता है ये होता है अवसरभ। अवसरभ ये जो होता है ना, ये 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होता है, ना समझे? इसलिए ये जो सुनता है ना, ये जानवर सब सुनता है, समझे बात को? ये पूरा छोटा हो गया, पूरा छोटा हो गया, ये जानवर इसको सुन सकता है, कौन सुन सकता है? इसलिए धरती पर जैसे सबसे पहले भूकंप आती है ना, तो देख लीजिएगा सबसे पहले कुत्ता भागता है। नोटिस किए हैं कभी? कभी अचानक कभी अगर ऐसा देखे होंगे आप, अचानक बैठे हैं, कुत्ता भागना स्टार्टिंग कर दिया, इसका मतलब भैया कुछ हरकत हो रही है जमीन के अंदर, ना समझे? इसलिए देखते हैं कि जब कुत्ता को रात में अगर सुतल रहता है, अगर पैर की आवाजें तक भी आ जाता है ना, तुरंत कौन ऐसे खड़ा हो जाता है, किया लोग घरों में, ना समझे? तो बहुत दिक्कत। तो याद रखिएगा, इसीलिए तो है, तो कुत्ता जितना जानवर सब होगा ना, यही सब सुनता है। इसलिए जितने सारे जानवर है ना, इस तरह को उत्पन्न भी कर सकता है, जो पहचान भी सकता है, समझे बात को? अगला अगला भैया होता है पराशरभी। ये जो होता है ना, ये होता है कहां? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये आदमी सब न सुन सकता है न कुछ कर सकता है। बताइए, अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चमगादड़, चमगादड़, बस भैया एक क्वेश्चन तो है ये मार्केट में कि चमगादड़ कौन सा ध्वनि तरंग को उत्पन्न करता है? पराशरभ भी करता है, न समझे? इसलिए चमगादड़ रतिया में उड़ता है, आराम से एकदम छोड़ता पराशरभ तरंगे, और आराम से क्या करता है, डोलते डोलते आराम से यहीं कहीं घुस जाता है ना? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये 0 से 20 और 20 से 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 में, समझे बात को? अब ये बताइए, ये बड़का है ना, बोलो, ये बड़का है ना जी? तो जो बड़का होता है ना, जो बड़का होता है उसको छोटका जानवर सुनता है, और जो छोटका होता है ना उसको बड़का जानवर सुनता है। इसका मतलब तो क्या, इसको आराम से हाथी भी सुन सकता है ना? जानवर सब इसको सुन सकता है। पराशरभ में चमगादड़ को बहुत छोटा हो गया, इसको सुन सकता है, समझ को? लेकिन ये सब मानव कभी नहीं सुन सकता है, ये बात को याद रखिएगा। इसलिए ध्वनि की प्रवृत्ति के अनुसार से श्रव्य तरंग, अवसरभ्य और पराशरभ्य, आप कोनो किताब पलटाएंगे आपको यही बातें लिखी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। आया जी? फिजिक्स में बड़का लूसेंट में कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको। लूसेंट लाए बड़ा वाला कि पराशरभ्य तरंगे, एनडीए का मतलब थोड़ा सा हैवी होता है, लिखा हुआ है कि पराशरभ्य तरंग, पराशरभ्य तरंग, पराशरभ्य तरंग की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से, लोगों को हल्का लगता है, 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला होता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, अधिक। अगला जो होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सभ्य में बोला हो जाओ, ऑप्शन देने दो ना। 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, सीधा 5, सी, ई, ए बी सी डी। ए वाला में कोई है? बी वाला में, सी वाला में, डी वाला में, डी वाला में इतने लोग है, ई वाला में, बस भैया इतने सब लोग सही हुआ, हो गया, इंडिया बन गए। मजाक समझ लिए तुरंत, है ना भैया? इंडिया परीक्षा यूपीएससी लेती है, हवा मत लिया करो।
ना समझे? जहां और परीक्षा सोचना बंद करता है ना, यूपीएससी तो हाफ ही लेता है। समझ बात को? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। याद रखिए, आप पहली बात तो खाली ये जानते हैं, यही तो इसमें खासियत कि अगर और नहीं जानिएगा दिक्कत हो जाएगा। ये बात तो हम कंफर्म हो चुके हैं, ये कहियो नहीं होगा। देख लीजिए जानते क्या किया है, ये बड़ा होशियारी बनाया है क्वेश्चन ने, जान के नाटक किया है। जानते क्या, यहाँ पर किलो लगा दिया है, 3 शून्य ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। नहीं समझे? लगा तो 3 शून्य पार हो गया, 20,000 के पार हो गया। ऑप्शन नंबर ई है ना। इसलिए याद या पढ़ाई तो सब करता है ना, लेकिन भैया रिजल्ट गिने चुने लोग के होते हैं। चलिए, हर बड़ी आप लोग बौला कहा रहते, कोई मेडल दे रहे थे आपको भी, हम ले लो पोडियम उठा के। चंद्रमा के धरातल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1, ध्वनि उत्पन्न होगी। ध्वनि उत्पन्न होगी, सुनाई नहीं देगा। सुनाई नहीं देगा क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है। सी नंबर, सुनाई देगा लेकिन बहुत देर के बाद। ऑप्शन नंबर डी, सुनाई नहीं देगा। नहीं देगा क्योंकि वहां गैस का अभाव है। अभाव है। ऑप्शन नंबर ई। और आपको बता देते हैं, यूपीएससी में भी 4 ऑप्शन रहता है, समझे बात को, लेकिन चारों अपने आप में पागल रहता है ना पूरा। ऑप्शन नंबर ई वही बात है, ऑल ऑफ दिस बोल सकते हैं, या एक से अधिक बोल सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? ए नंबर में कोई है क्या? ए नंबर में कोई नहीं है। बी नंबर में? बी नंबर में कौन है? ए में कितने लोग हैं? बी में 1 2 3 4 5 6। सी बताओ, डी बताओ। ए सिर्फ डी होगा, तो बी अगर डी होगा तब आप ई मारो सीधा। हाँ तो ई बोलो तब। ई में कितने लोग हैं? फिर चल गया सर। यही तो है भैया रीजनिंग, ना समझे? हल्के में ले रहे हैं आप लोग। इसका ओनली फॉर आंसर सिर्फ क्या होगा? बी होगा, बी फॉर बॉल। समझ रहे हैं? हाँ, इसमें 5-6 लोग ही बोले थे, पिछले में 5-6 लोग का ही सही हुआ था, इसमें 5-6 लोग का ही सही हुआ। भैया वायुमंडल रहता है ना, आप लोग तो वो नहीं है ना पढ़े हैं जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन उतना देखें सर ऑनलाइन थे, आपको सौर मंडल पढ़ा रहे थे सर ही, देवराज सर। वहां बोलोगे तो आप पक्का दोस्त में आपस में बातचीत तो करोगे, लेकिन याद गया दोस्त को सुनाई नहीं देगा कि बोल क्या रहा है ये, ना समझे? अंतरिक्ष जाति बात जो करता है वो मशीन होता है, उसके साथ जो ले जाता है ना, वो उसके पास एक मतलब एक माइक्रो मतलब ट्रांसफर करने वाला होता है, ना समझे? अभी हमारे आवाज को बहुत तेज कर देता है, कैसे मशीन कर देता है ना? तो उसी प्रकार वहां भी तेज करने वाला होता है ना? तो याद क्या, सुनाई तो जानते क्या, सुनाई नहीं देगा, इसे नहीं सुना देगा। देखो क्या है वायुमंडल का, क्या इसमें है? ठीक है तब इसका आंसर ही होगा। देखो कैसे, ऑप्शन पे हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान दो। देखिए ध्वनि उत्पन्न होती है वहां पर, सुनाई लेकिन नहीं देता, ये सही होगा, समझे बात को? उसके बाद सुनाई नहीं देगा, ये बात तो सही है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, इसलिए ए और बी के वजह से ये आंसर निकल गया, ना समझे? अच्छा यही तो अभी सर आप ये बोल रहे थे और ये बोल रहे थे, इसका आंसर ई ही होगा। तो कोई अजतरे सही हुआ ना, बहुत दिक्कत है। वहां कौन देखता कि कौन कौन सी मार के सोच के आया था।
क्या हुआ? तो क्वेश्चन ढूंढ बंद कर दीजिए। हल्ला क्या करते हैं जी, एकदम बच्चा औलाद है थे। चलिए, कोई विद्यार्थी बता सकते हैं क्या कि धोनी का चाल कितना होता है? ठीक, याद रखिए धोनी की जो स्पीड होती है ना, वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो याद रखिए धोनी के माध्यम को रखते हुए इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। इसके आधार पर हमारे देश में तीन तीन गो यंत्र बनाया गया और सबको अलग अलग बांटा गया। पहला का जो नाम होता है, पहला का नाम होता है सबसोनिक। दूसरा का जो नाम होता है वो होता है सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइपरसोनिक। ये तीन होता है। जिस प्रकार श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य था, उसी प्रकार सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होता है। कैसे कैसे बात करते हैं जी, अल्ट्रासोनिक इसमें होगा? चलिए, पढ़ा रहे हैं धोनी अल्ट्रासोनिक। चलिए, ये दूसरा चीज है, अल्ट्रासोनिक दूसरा चीज है। चलिए, याद रखिए सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। पिछले बार दरोगा का परीक्षा हुआ था, ये सबसोनिक सुपरसोनिक क्वेश्चन पूछा हुआ था। आखिर ये है ये क्या जी? दुनिया में जिस चीज का स्पीड ध्वनि से कम होता है, बहुत ऐसे कम चीज होते हैं जिसका स्पीड इतना होता है 332, मतलब एक सेकेंड में 332 को हिल जाना। ऐसा कोई होगा? कोई गाड़ी, कोई बाइक, कुछ नहीं होगा ना, समझे? यहां तक कि जानते क्या, यहां पर जानते क्या, हेलीकॉप्टर जो है वो इतना नहीं उड़ सकता है, हवाई जहाज में इतनी स्पीड से नहीं उड़ती है। अगर एक सेकंड में अगर इतना दौड़ेगा तो खाली ये समझ लो कि अगर 3 सेकंड का निकालेगा तो कोई है जो कि 10 सेकंड में पूरा पहुंचा देगा? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जिसका स्पीड ध्वनि की चाल से कम होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सबसोनिक। क्या कहते हैं? बोलो जी, क्या कहते हैं इसको? याद क्या, इसमें जो है ना ध्वनि की चाल जो कम होता है, इसमें कह सकते हैं आप, अगर इसको कभी इसके आसपास भी पहुंचता है ना तो थोड़ा थोड़ा विमान पहुंच जाता है। ये भी कभी नहीं पहुंचेगा, विमान भी नहीं पहुंचेगा, समझे बात को? लेकिन याद है जिसकी स्पीड ध्वनि के चाल के बराबर होती है, मतलब वैसा चीज जो एक सेकेंड में 332 को भेज सके, ये जो होता है ना, ये होता है फाइटर जेट में। इसका मतलब ध्वनि की चाल इसके बराबर भी कर सकते हैं आप, या अधिक कर सकते हैं आप। तो ध्वनि की चाल अगर यहां पर से अगर आप अधिक कर देते हैं ना, इसमें जो आता है ना, इसमें आता है फाइटर जेट। नाम सुना होगा तेजस, राफेल, नाम सुना है ना? वो ध्वनि की स्पीड से अधिक चलता है। बहुत खतरनाक जहाज इंडिया में आज राफेल जो आया था, एकदम सॉलिड आया है। वो आराम से परमाणु बम को लैस करके एकदम आराम से किसी को हमला कर सकता है वो। उसी प्रकार याद किया, लेकिन जिसका ध्वनि का चाल से 5 गुना अधिक हो, ध्वनि के चाल के बराबर होगा तो सुपरसोनिक हो जाएगा, कम होगा सबसोनिक हो जाएगा, और उससे 5 गुना अधिक हो गया हाइपरसोनिक होगा। और उल्टा कर दीजिए इसको, मतलब उल्टा क्या करना, तो आप बात को समझ रहे हैं ना कि ध्वनि की चाल यहां पे बराबर कर सकते हैं आप। हाँ, मतलब सुपरसोनिक उसको कहेंगे जिसकी ध्वनि की चाल को क्या होगा 5 गुना अधिक कर सके वो। तो याद रखिएगा, आपको पता है ना इंडिया ने गजब चीज बनाया, यमराज। यमराज का नाम है क्या? अग्नि। गजब टेक्नोलॉजी है अग्नि के पास, ना समझे? मतलब याद है, एक बार खाली ट्रिप कर देगा ना, एकदम हेल के मार देगा किसी को। अग्नि मिसाइल आ रही है, जो अग्नि मिसाइल जो इंडिया के पास है ना, बहुत एयरफोर्स बड़ा खतरनाक होती है हमारी एयरफोर्स भी। याद के एयरफोर्स के बाद एकदम सॉलिड अग्नि मिसाइल हो गया। नाम सुना होगा अपने ब्रह्मोस, नाम सुने जी? जो कि रूस के मदद से भी हम लोग बनाए थे, एकदम खतरनाक है एकदम। तो हम भी आप जानते क्या हो गया, मतलब पावर में बहुत आगे चल गए। एशिया का शेर एकदम आराम से कुछ दिन में बन सकते हैं। खाली चाइना हमसे आगे इसलिए निकल जाता है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अधिक है, और कोई बात नहीं है।
बात मतलब उससे हम किसी चीज में कम नहीं है आप, ना समझे। तो आराम से अब अगर किसी प्रकार का एशिया में, बात मतलब एशिया में और खोखता भी नहीं है, मतलब टकराव सिर्फ देखा जाए तो चीन और भारत के बीच में ही है। बात मतलब और हम आराम से सबको सलटा हुआ है। बात मतलब मोदी जी इंडिया के अंदर देखे या न देखे, हमारी सरकार देखे या न देखे, लेकिन इंडिया को बाहर में बहुत बेहतर पोजीशन पे ला दिया है, ना समझे। G7 का सदस्य भी नहीं है, वहां मोदी जी जाते हैं बैठने के लिए, बुलाया जाता है न्योता देके आइए मेरे यहाँ। अभी हाल ही में मोदी जी ने बड़ा चुनौती दिया कि श्रीनगर में G20 का बैठक बुला लिया, जम्मू कश्मीर बुलाया, तो कितना बड़ा टेंशन दे रहा है किसी और को। तो ये हम लोग भी किसी से कम नहीं है। तो याद किया, तो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, इसको और डिफाइन किया जाता है। जब इसको मिलेंगे तो कल की क्लास में मिलेंगे तो और इसको डिफाइन कर देंगे। होमवर्क इसमें दिया हुआ है,